खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज के मेहमान हैं श्यामलाल लंगर जी, जो बीजेपी के जाने पहचाने नेता है और जम्मू कश्मीर में जाने जाते हैं अपनी बेबाकी के लिए। आज इनसे जम्मू कश्मीर के विभिन्न मुद्दों पे बात करेंगे और जानेंगे कि बदलते हालात में किस तरह से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बदलाव हुआ है। सर, सबसे पहले तो गुलिस्तान में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी प्रिया जी। जी सर, आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तब जम्मू कश्मीर की आवाम को ये उम्मीद थी कि कुछ नया बदलाव होगा। ज़मीनी स्तर पर कितना बदलाव हुआ, पहला इसी से आपका उत्तर जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसे है कि 370 जब अबालिश हुआ, 35A और 370, तो लोगों को नई नई उम्मीदें जागी और लोगों के हौसले बुलंद हो गए, क्योंकि हमारी जो स्टेट थी हिंदुस्तान के साथ तो थी, मगर कुछ स्टेट में ऐसी बंदिशें थी जो जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। जैसे हमने बेटी की पंजाब में शादी की तो उसके यहाँ के जितने हुकूक थे वो सारे ख़त्म हो जाते थे। सबसे पहले वो बहुत ही एक गलत पॉलिसी थी। फिर उसके बाद स्टेट इंडिया के साथ मिल रही है तो कोई भी आदमी यहाँ पे रह सकता है आके। जैसे हम पंजाब में चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं, इंडिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो हम जगह लेके तो बैठ सकते हैं, मकान बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। और जहाँ भी नई नई इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं, कश्मीर के अंदर आपको मालूम है कि बच्चे जो थे पत्थर उठाते थे, तो 370 ख़त्म होने के बाद वो बच्चे कहाँ गए? उनके हाथों में कलमें आ गई, पत्थर गैप हो गया। आपने सुना कि 2019 के बाद कभी किसी ने पत्थर उठाया है या किसी को मारा है? वो टोटली इशू ही ख़त्म हो गया, क्योंकि उन बच्चों को नौकरियां मिलने लगी, काम मिलने लगा। एक सिस्टम से हर आदमी अपनी रोटेशन में चल पड़ा। तो पत्थर क्यों उठाना है? पत्थर तो तब उठाते थे जब बेरोजगार थे। बेरोजगारी इसी के लिए थी कि बहुत सारी स्टेट के अंदर बंदिशें थी, इसीलिए उन्होंने ये पत्थर उठाते थे। और अभी नई नई पोस्टें निकल रही हैं, नई नई नौकरियां मिल रही हैं, नए नए काम मिल रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री आ रही है, चाहे और कई मुद्दे हों, उस पर उन बच्चों को काम मिल रहा है। तो इसीलिए उन्होंने पत्थर उठाना बंद कर दिया। सबसे पहले तो ये बहुत हमारा 370 और 35A अबालिश होने से बहुत प्लस पॉइंट हुआ है। और मिलिटेंसी जो है वो आप देख लीजिए कि 2 साल में उसका ग्राफ कितना नीचे चला गया है। ये क्या कारण है? ये यही कारण है कि 370 और 35A अबालिश हुआ। पड़ोसी मुल्क को भी लगा भैया अभी हमारी कहीं भी चलने वाली नहीं है, ये पूरा इंडिया के साथ मिल गए हैं, इंडिया इनका है, ये इंडिया के हैं, तो हमारी कहीं भी नहीं चलेगी। तो उसके बाद वो भी थोड़ा सा नरम हो गए। तो मिलिटेंसी जो है वो बिल्कुल सिर के भर गिरी है। पर सर, अगर मिलिटेंसी की बात करें तो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि हम देखने को मिलता है लगातार कश्मीर घाटी में अभी भी जिस तरह से अटैक होते हैं, उससे हम ये तो नहीं कह सकते कि मिलिटेंसी कम हुई है। हाँ, पत्थरबाजी में कमी ज़रूर आई है। देखिए, ऐसे है कि एक जो बीज पड़ा हुआ है ना, तो उसको ख़त्म होने में टाइम लगता है। अभी 1-आधा% कहीं छोटी मोटी कोई चिटपुट चीज़ रह गई हो तो वो मानना पड़ेगा हमें। जो मेन मिलिटेंसी थी, रोज़ आप देखते थे कितना नुकसान हो रहा था, उससे हमें निजात मिली है। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन वो भी जो छोटी मोटी छिटपुट बातें हैं मिलिटेंसों की, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। सर, सवाल अगला बढ़ाते हैं, जिसमें कि डोमिसाइल जो बनाया गया था, जम्मू कश्मीर की आवाम को लगा था कहीं ना कहीं उनके जो हक हैं वो महफूज हैं। पर डोमिसाइल लॉ बनने के बावजूद भी जिस तरह से लैंड लॉ आया, जिसमें कि अब कोई भी ज़मीन खरीद सकता है, यहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकता है, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रही है? इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, ऐसे है कि ये जनता को महसूस करना चाहिए कि अगर किसी गाँव में 4 घर हैं तो 4 की जगह अगर 8 नहीं बनेंगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? वो 4 के 4 घर वही रहेंगे। जब 4 बाहर से और आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, एक दूसरे से लेन देन लोग करेंगे। और इसी तरह अभी कश्मीर के अंदर आप देखिए कितनी इंडस्ट्री जा रही है, वहाँ पे लोगों को कितना रोज़गार मिलेगा, कितना काम मिलेगा। जम्मू के अंदर कितनी इंडस्ट्री बढ़ रही है, कितना काम बढ़ेगा। कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर इतना रोज़गार बढ़ रहा है जिसका अंदाज़ा नहीं है।
और इतनी एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रही है कि जिसका भी अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि आज एक बच्चे कितने हैं, 2-2 बच्चे हैं, हर बच्चा आज नौकरी कोई प्राइवेट कर रहा है, कोई सरकारी कर रहा है। तो इसी का यही फ़ायदा है कि हर एक आदमी काम में लगा है, हर एक आदमी को काम मिला है। ये बहुत एक खुशी की बात है। सर, आपने कहा कि जिस तरह से डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकती है, अगर बात करें हमारे जम्मू कश्मीर जोग्राफिकली ही इस तरह से है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में अभी यहाँ पर जो है देरी हो सकती है, क्योंकि रामबन, भद्रवाह या किश्तवाड़ का जो एरिया है जहाँ पे सहूलियात भी लोगों को उस तरह से नहीं मिलती है जिस तरह से जम्मू में मिलती है या जम्मू से बाहर लोगों को मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग प्रिपेयर हैं इस कॉम्पिटिशन के लिए? देखिए, ऐसे है कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क जितने भी, चाहे रोड हो, चाहे ड्रेनेज हो, चाहे नाले हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर बार फुटिंग पे काम किया जा रहा है। आपको मालूम है कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद हुआ है, कश्मीर तक जो छोटी मोटी रिपेयरें होती थी सड़कों, या थोड़ा बहुत एक्सपेंड की गई थी, तो मेन काम हुआ ही नहीं था। क्योंकि इतनी हैवी ट्रैफिक चल रही है हमारी कश्मीर के लिए, डोडा के लिए, भद्रवाह के लिए, किश्तवाड़ के लिए, तो रोड को मेंटेन करना भी एक प्राथमिकता थी। मगर जो हमारी पहली सरकारें रही हैं उनने इस तरफ देखा ही नहीं, जिसकी वजह से आज हमें बड़ी परेशानी जो है वो सामने आ रही है। और बड़ा एक बार फुटिंग पे काम हो रहा है। और 1 साल रुकिए, 1 साल के बाद आप जम्मू से कश्मीर जाना होगा तो मेरा ख्याल आपको 4.5 या 5 घंटे लगेंगे। अभी काम चल रहा है, तो कहीं जगह कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी जगह पस्सी गिरती है, किसी जगह कुछ होता है, एक दफ़ा थ्रू हो जाएगा, पस्सियाँ जो गिर रही हैं उनको रोका जाएगा, उनके लिए बांध बनाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। ये थोड़े दिनों की बात है। बाकी हमारी स्टेट के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, कश्मीर के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। जहाँ पानी नहीं पहुँचा था, 70-70, 80-80, 100-100 किलोमीटर दूर पानी पहुँचता था, लोग बड़ी बड़ी दूर से 5-5 किलोमीटर से लोग पानी लेके आते थे। आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने वहाँ पानी दिया है, बिजली दी है, सड़कें दी हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारी स्टेट के अंदर। हमारी यूटी के अंदर जो काम 70 सालों में नहीं हुए थे वो अभी बड़ी स्पीड से हो रहे हैं। आप देख लीजिए, हमारी रिंग रोड बन रही है। हमारी स्टेट को 2-2 एम्स मिले हैं, किसी स्टेट में 2 एम्स हैं। अब देखिए, और क्या करेगा नरेंद्र भाई मोदी जी, कश्मीर को अलग दिया है, जम्मू को अलग दिया है। और दूसरी टनल भी हमारी जो है बनाल से और थोड़ी दिनों में खुल जाएगी। डोडा के लिए सुध महादेव से टनल बनाई जा रही है। जितने भी रास्ते हैं वो शॉर्टकट किए जा रहे हैं कि लोगों को परेशानी ना हो, सुविधा मिले, हर आदमी शहर के साथ टच हो, आसानी से आ जा सके। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है कि जो एक बच्चे के लिए विचार करती है, बच्चे के लिए सोचती है किसको क्या चाहिए। 70 साल पहले से लेके 2014 तक या 2015 तक कश्मीर के अंदर जो पहाड़ों में लोग रहते थे उनको बिजली क्यों नहीं मिली? किसी ने देखा नहीं उनकी तरफ? पानी क्यों नहीं मिला? रोड्स क्यों नहीं मिली? आज सब कुछ मिल रहा है उनको। कश्मीर के अंदर आवाम खुश है कि जो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बहुत कुछ इस स्टेट के अंदर। अभी देखिए, कनाल रोड से लेके मुट्ठी तक फ्लाईओवर बनने जा रहा है, मेट्रो का प्लानिंग हो रही है, स्मार्ट सिटी हमारी जम्मू सिटी जो स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, कश्मीर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। और क्या डेवलपमेंट चाहिए हम लोगों को? सर, एक सवाल मेरा इस पे भी रहेगा, जिस तरह से आपने बोला कि कनाल रोड पे भी जिस तरह से फ्लाईओवर बनना जा रहा है, लोगों के जो घर टूटे हैं, तो उस पर सर किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं, हमने देखा कि लोगों ने काफ़ी जो है सड़कों पे भी उतरे कि उनके इतने पुराने घर जिस पे वो 30 या 40 साल से रह रहे थे, वो भी घर टूट के अब वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि सरकार ने उनको उतना पैसा नहीं दिया है कि इतनी महंगाई में कहीं और जाके वो शिफ्ट हों। तो उनके लिए किस तरह से कदम उठाए जाएंगे? देखिए, ऐसे है कि ये जो चीज़ें 40-40, 50-50 साल पहले जो घर बने थे उनको रिहेबिलिटेशन किया है सरकार ने, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। अगर जनता सुख चाहती है तो उसके साथ थोड़ी सी पीड़ा तो ज़रूर होगी। क्योंकि अगर जनता चाहती है कि हमें फ्लाईओवर भी चाहिए, रोड्स भी 6 लेन चाहिए, तो रोड्स तो जगह तो वही है, किसी को तो थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को कंपनसेशन नहीं दिया है, सभी को कंपनसेशन दिया है। और कंपनसेशन की जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा कम है। देखिए, ऐसे है कि आज से अगर 50 साल पहले 50,000 रुपये खर्च किया था तो उसको आज 2 लाख रुपये मिल रहा है, तो कम नहीं था। क्योंकि थोड़े बहुत घर जो हैं वो बीच में आए हैं जिन्होंने थोड़ा
एक्सपेंड करके रोड की तरफ आए थे, तो मैक्सिमम किसी का भी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। तो रोड्स अगर अच्छी बन जाएगी, रोड खुली हो जाएगी, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। अगर उनकी जगह 5-7 फुट चली गई है, आप देख लो जिस कॉलोनी में सड़कें ज़्यादा हों, बड़ी सड़कें हों, उस कॉलोनी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जिस मोहल्ले में गलियाँ छोटी हों, जाने के लिए गाड़ी का रास्ता नहीं हो, उसकी कीमत बहुत कम होती है। जितना ज़्यादा रोड्स होगी उतना ही हर एक इंसान को बेनिफिट होगा, उस कॉलोनी वाले को बेनिफिट होगा, और जो लोग आते जाते हैं वो भी सुख सुविधा से आएंगे जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से डीडीसी इलेक्शंस थे, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में वो बढ़ चढ़ के उभरेगी, पर 75 सीटें 280 में उनको मिली हैं और कश्मीर में सिर्फ 3 ही सीटें निकाल पाया। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कमी रह गई थी जिस तरह से जो सीटें हैं वो कम आई हैं? देखिए, ऐसे है कि 75 सीटें हमने ली हैं, कोई कमी नहीं हम महसूस करते। हमारा कश्मीर में भी कमल खिला है। तो जब डेवलपमेंट होगी, लोगों को एक हर जो गांव है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है हर एक गांव को शहर बनाया जाए, वो शहर के शक्ल में तब्दील होगा। तो जब शहर के नक्शे कदम पे गांव भी जो बनेंगे, तो हर आदमी को एक महसूस होगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो हमारी लोकल लीडरशिप ने कितनी मूवमेंट की है। तो अगर इस तरह के वो चीज़ें होंगी तो सीटें तो हमारी बहुत अच्छी आई हैं, कश्मीर में भी कमल खिला है। तो मैक्सिमम चेयरमैन जो होंगे वो भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के होंगे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमने जीत हासिल की है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जो इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं वो भी हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं, वो भी आ रहे हैं। वो भी हम समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। एक मिलके हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और हमारे साथ मिलके काम करेंगे, और मिलके जो गांव है उसको हम शहर बनाएंगे। डीडीसी चुनाव की बात करें तो जम्मू कश्मीर की आवाम को काफ़ी उम्मीदें हैं कि जिस तरह से गांव में जो सहूलियात जिनको मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिलेगी। बात करें अगर डोडा की या भद्रवाह की या किश्तवाड़ की, तो कहीं ना कहीं सड़कों की हालत काफ़ी बदतर है, क्योंकि हाल ही में डोडा में गणपत ब्रिज पे भी जो है एक हादसा हुआ जिसमें 11 लोग ज़ख्मी हो गए। और पुंछ की बात करें तो वहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो डीडीसी चुनाव के बाद किस तरह से उम्मीद जनता करे कि उनकी जो सड़कें या बिजली पानी की समस्या है वो ठीक हो पाएगी? देखिए, ऐसे है कि ये जो डीडीसी गांव में लाया गया, इसका मकसद ही यही था, हमारे प्रधानमंत्री जी का, लोकल लीडरशिप का, अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और जुगल किशोर शर्मा जी का। इन्होंने ही ये बातें आगे रखी हैं कि हमारे यूटी के अंदर डीडीसी इलेक्शन करवाई जाए, और जो गांव हमारा है वो गांव शहर के रूप में आए, और चाहे वो भद्रवाह हो, चाहे किश्तवाड़ हो, चाहे डोडा हो, चाहे पुंछ हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कोई भी जगह हो, तो एक डेवलपमेंट कौंसिल जो है वो वहाँ का काम देखेगी। क्योंकि पहले क्या होता था, मिनिस्टर कभी सेक्टर में कभी शहरों में, तो गांव की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। इसीलिए इन्होंने पैटर्न चेंज किया है कि डीडीसी इलेक्शन करवाई है। डीडीसी इलेक्शन का यही मतलब है कि जो भी डेवलपमेंट काउंसलर होगा वो गांव की देख रेख करेगा, गांव पिछड़ा नहीं रह जाए। इसलिए ये हमने एक प्लानिंग करके डीडीसी इलेक्शन करवाई है। ये ऐसे है कि मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने मनोज सिन्हा जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 28,500 करोड़ रुपए का पैकेज जो है इंडस्ट्री को दिया। और आपके माध्यम से मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब को एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री एंड ट्रेड जब दोनों चलते हैं तो खुशहाली पैदा होती है, इकानमी पैदा होती है। तो इंडस्ट्री अभी क्या है कि फलेगी फूलेगी, बाहर से बहुत सारी इंडस्ट्री आएंगी, और सिख यूनिट जितने थे, जो बंद पड़े यूनिट थे, वो भी अभी एक्टिव हो जाएंगे। और सबसे अहम बात इसमें ये है कि बैंक का जो इंटरेस्ट है वो 5% तक माफ़ किया गया है। तो हमारी इंडस्ट्री जो है बहुत सारी ग्रो करेगी, और लोगों को ये इसलिए पैकेज दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी ने कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। जितना हमारा इंडस्ट्री बढ़ेगी, जितनी हमारी इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी, उतना ही हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगी और लोगों को काम मिलेगा।
जी, अगला सवाल ये भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जैसे 300 आर्टिकल 70 को हटाया गया था, उसके बाद 4G इंटरनेट यहाँ पर बंद है, जिससे जम्मू कश्मीर का युवा अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है। क्या उम्मीद करें जम्मू कश्मीर का युवा कि कब तक जो है उनको 4G इंटरनेट मिलेगा? देखिए, इस पे हमने काफ़ी सारे आगे बात रखी है, तो वो दिन दूर नहीं है। हमारी कोशिश है कि 4G जो है वो इमीडिएट रिस्टोर हो और लोगों को एक सुविधा मिले, क्योंकि आज ज़माना है इंटरनेट का। उसके बगैर चाहे दुकानदार हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे हमारे बच्चे हों, एक कोविड के समय में बड़ा मुश्किल आया उनको कि पढ़ाई करने के लिए बड़ी दिक्कतें आई। तो अभी हमारा मानना है कि ये 4G भी जो है ये बहुत जल्द जो है रिस्टोर किया जाएगा। सर, ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी रीज़न है, पर आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीज़न है? क्योंकि उधमपुर में तो इंटरनेट चल रहा है, तो आखिर जो 9 अलग डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीज़न के, उनमें क्या आपको रीज़न लगते हैं कि 4G नहीं चलाया जा रहा है? नहीं, देखिए, सिक्योरिटी रीज़न तो होता ही, उसके लिए ही तो ये 4G बंद हुआ था। मगर इस पे जो इंटरनल सर्वे हो रहे हैं, इंटरनल तशवीश हो रही है, तो जो हमें सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि ये 4G जो है ये जल्द रिस्टोर हो जाए। इस पे बहुत सारी चर्चा चल रही है। इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी बहुत मतलब ध्यान से इसको देख रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि मेरी ड्यूटी के अंदर कि 4G जो है वो जल्दी रिस्टोर हो और लोगों की जो परेशानी है वो ख़त्म हो। सर, अगर बात करें सिक्योरिटी रीज़न, जैसे आप बोल रहे हैं, वाईफाई तो चल ही रहा है, जियो का भी हाई स्पीड चल रहा है और एयरटेल भी जो है वो भी चल रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि जब जिस सिक्योरिटी रीज़न होता तो ये भी बंद होने चाहिए? क्योंकि गरीब आदमी जो है वो वाईफाई जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता है, परंतु अमीर कर सकता है। कहीं ना कहीं अगर सिक्योरिटी रीज़न है तो वो लोग भी कर सकते हैं जिन पे उनको शक है, चाहे वो टेररिस्ट हो या बाकी जो है इस तरह के लोग हों। देखिए, ब्रॉडबैंड में और 4G में बहुत अंतर है। ब्रॉडबैंड एक घर में लगाया जाता है, 4G हर जगह इस्तेमाल होता है। मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर 4G चल रहा होता तो जो बन टोल प्लाजा पे मिलिटेंट मारे गए, पकड़े गए, तो अगर 4G होता वो पकड़े नहीं जाते, क्योंकि उनको सिग्नल टाइम से मिलता, वो पकड़े नहीं जाते। ये 4G बंद था तो वो मिलिटेंट जो थे वो बन टोल प्लाजा पे मारे गए, ये इसी का कारण था। मगर फिर भी उसके बावजूद भी हमारी सरकार, हमारे मंत्री, हमारे जितने भी यहाँ लोकल लीडरशिप है, उनकी सभी की कोशिश है, दिल्ली में बात हो रही है कि 4G को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी रिस्टोर किया जाए, और होगा। बात करें अगर रोशनी स्कैम की, तो उस पर है जो काफ़ी लोगों के, जो बड़े बड़े लोगों के और नेताओं के नाम सामने आए थे, जिसमें लिस्ट भी जो है बताई गई थी साफ तौर पे कि बड़े बड़े कौन से नाम हैं। सर, आपको क्या लगता है इस तरह के और कितने स्कैम हैं जो जम्मू कश्मीर में है, जिनका आगे आना भी जो है टाइम तो लगेगा पर आएगा ज़रूर? और कौन से स्कैम है क्या? देखिए, अभी इसमें जुडिशरी ने CBI को प्रमोट किया है, तो CBI किसी का लिहाज नहीं करती, चाहे वो BJP हो, चाहे वो NC हो, चाहे PDP हो, चाहे कोई और पार्टी हो। तो CBI का काम है, CBI किसी को भी नहीं छोड़ेगी जिन्होंने ये रोशनी एक्ट में स्कैम किए हुए हैं, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड को कैप्चर किया गया है, फॉरेस्ट लैंड को किया गया हुआ है, स्टेट लैंड को किया गया हुआ है। तो जितनी भी रोशनी एक्ट के लोग आते होंगे, ये सब ज़मीनें जो उनके छीनी जाएंगी। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारी LG जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, या पहले मुर्मू साहब थे, ये सभी का कहना है कि इस तरह की जो गुंडागर्दी है इसको टोटली ख़त्म किया जाएगा, और जो जितनी भी रोशनी एक्ट के तहत जगह हैं वो खाली करवाई जाएंगी। बात अपने मनोज सिन्हा जी की कही, तो एक सवाल हमारा भी ये रहेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से जो जर्नलिस्ट लोग जब उनसे सवालात करते हैं तो उनका वो कभी रिस्पांस नहीं देते। आपको क्या लगता है कि आखिरकार कारण क्या है जो जर्नलिस्ट जो है उनके सवालों का उत्तर नहीं वो देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनका बिजी शेड्यूल होने की वजह से कहीं हो सकता है, नहीं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं, कहीं भी आप पूछते हैं। मैंने 50 दफ़ा देखा है कि SMGS में आए थे, उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। ऐसा कोई नहीं है कि उनका फ़र्ज बनता है जवाब देना। हमारे वो LG हैं ड्यूटी के, तो ये नहीं है कि वो जवाब नहीं देते हैं, हर एक बात का जवाब देते हैं। समय की कमी के मुताबिक हो सकता है कि कहीं उन्होंने जवाब ना दिया हो, ये मैं मानता हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि वो प्रेस एक ऐसा हमारा देश का फोर्थ स्तंभ है जिसके बलबूते पे देश चलता है।
तो फोर्थ संबंध को कोई भी आदमी डिनाई नहीं कर सकता है। कोई भी आदमी जो सवाल पूछेगा उसको जवाब देना पड़ेगा, और मनोज सिन्हा जी भी देते हैं। हाँ, समय के कारण कहीं कोई बात रह जाती हो तो वो अलग चीज़ है। सर, अगर विपक्ष की बात करें तो हमेशा ही जो बीजेपी के काम होते हैं उन पर सवाल वो हमेशा ही पूछते, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या चाहे वो पॉलिसीज़ की बात हो, हमेशा ही उनका कोई ना कोई सवाल रहता है और शक की निगाह से वो आपको देखते हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या कारण है कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस पर भी सबसे पहले कांग्रेस ने ही जो है सवालात जो किए थे? देखिए, ऐसे है कि उनकी जेब में रहा कुछ नहीं। अभी इतनी देर राज करने के बाद अगर वो कुछ नहीं कर पाए, देश को आगे नहीं बढ़ा पाए, देश की अर्थव्यवस्था जो मजबूत नहीं कर पाए, देश का जो डिफेंस है उसको मजबूत नहीं कर पाए, तो फिर क्या करना था? आप देख लीजिए 1962 से लेके 2014 तक जितना चाइना आगे बढ़ता था कभी किसी ने उसको पीछे नहीं किया। आज पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम है नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनको पीछे धकेला है। तो जो को काम नहीं कर पाए, उनके पास है कुछ, है ही कुछ नहीं उनके पास, क्या कहेंगे? अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है ना, मैं कहता हूँ कि आपका हमारा गुलस्तान टीवी जो है ये बहुत आगे बढ़ेगा ना, तो दूसरे चैनलों को तकलीफ़ होगी भाई ये क्यों आगे बढ़ रहा है। मैं तो माता रानी से, भगवान से कृपा करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा भाई ये गुलस्तान टीवी जो है ये बिल्कुल एक नेशनल चैनल बन के रह जाए, तो लोगों को तकलीफ़ होगी। इसी तरह हमारी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, आज पूरा वर्ल्ड जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी के चरणों में देखता है, नमस्कार करता है। क्यों करता है? इनकी उपलब्धि हैं, इन्होंने काम किया है, इनकी उपलब्धियों के कारण देश जो है हमारा ग्रो कर रहा है और पूरा वर्ल्ड जो है इनकी तरफ देख रहा है। इनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कांग्रेस से या बाकी पार्टियों से। आपने देखा जब 2019 में इलेक्शन थी तो पूरी सेंटर की पार्टियां एक होगी, तो नरेंद्र भाई मोदी हमारे अकेले थे। फिर जनता ने जवाब दिया बाकी पार्टियों को। जनता ने कहा, जनता जिसको धिक्कार देती है जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती कभी भी। जनता ने चाहे कांग्रेस है चाहे बाकी और पार्टियां हैं उनको धिक्कार दिया है, क्योंकि जनता को मालूम है कि इस देश को कौन बचा सकता है, कौन ग्रो कर सकता है। और जनता ने कहा नरेंद्र भाई मोदी जी आप बैठो, इलेक्शन तो हम लड़ेंगे, और दिया 300 सीट से ज़्यादा ऊपर उन्होंने, मिली ना 300 सीट। इसका क्या कारण था कि जनता ने ये विश्वास दिला दिया नरेंद्र भाई मोदी जी को, हम आपके साथ हैं। तो कांग्रेस को फिर पीटना ही है, कांग्रेस को क्या करना है? जब उसकी जेब में उनके पास काम ही कोई नहीं रहा तो क्या करेंगे वो? विपक्ष की सरकार पर ने तो नोटबंदी पे भी काफ़ी सवाल पूछे थे कि आखिरकार नोटबंदी जो है वो काला धन को पकड़ने के लिए किया था, पर रियलिटी की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, ऐसे है कि नोटबंदी जब हुई तो नया पुराना हुआ, पुराना जो था ख़त्म हो गया, नया पूरी इंडिया में आ गया। तो इससे बहुत सारे फ़र्क पड़े। नोटबंदी से देश को एक नई दिशा मिली, नई रोशनी मिली कि जो करप्ट लोग थे, जिन करप्ट लोगों के पास काला धन पड़ा था वो वहाँ का वहाँ ही सड़ गया, वो बाहर नहीं ला पाए। तो इन चीज़ों से भी बहुत सारा फ़ायदा हुआ। और नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो किसी भी एक सिंगल आदमी के अगेंस्ट जाएगा। वो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, पूरी जनता ने कहा मैं भी चौकीदार हूँ, नरेंद्र भाई मोदी के साथ चले। तो अगर देश की जनता हर एक बात जो है नरेंद्र भाई मोदी जी की एक्सेप्ट करते हैं, अभी 3 तलाक का मसला था, कितने घर उजड़ते थे, कितने घर ख़राब होते थे, और नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो भी बिल पास किया भाई किसी का घर उजड़ना नहीं चाहिए। वो इसलिए किया कि कोई नुकसान में ना रहे। तो वो हर एक काम जो है, कदम जो है, वो एक सोच समझ के तरीके से आगे बढ़ाते हैं, ना कि किसी के नुकसान के लिए। अंत में आपसे यही पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर को डेवलप करने के लिए किस तरह से पॉलिसीज़ बन रही है और कौन से नए कदम उठाए जाएंगे जिससे जो हमारी युवा वर्ग हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की आवाम हो, तो आने वाले दिनों में उनके लिए क्या कुछ नया है, एक लंबे समय से वो उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि यूटी के अंदर पहले से ही बहुत सारे काम, और एक रोड अपना रेलवे कोच फैक्ट्री भी यहाँ पे आने वाली है। उससे हमारी इस स्टेट को, यूटी को बहुत सारा रोज़गार मिलेगा, बहुत सारा, थोड़ा नहीं बहुत सारा। और इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है। आप देखिए जब मेट्रो आएगी तो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। आप देखिए अभी रिंग रोड बन रही है,
कश्मीर तक रोड जो है वो पूरा 6 लेन बनने जा रही है, पुंछ तक 6 लेन बनने जा रही है, और रेल जो है वो पुंछ तक जा रही है, यहाँ से कश्मीर तक जा रही है। तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट है, ये रोज़गार है लोगों के लिए। अगर रेलवे यहाँ पे कश्मीर तक चलती है तो कितना रोज़गार लोगों को मिलेगा, अगर पुंछ तक रेल चलती है कितना रोज़गार लोगों को मिलेगा। ये डेवलपमेंट के लिए हर एक दिन हर एक रोज़ नई नई पॉलिसियाँ जो हैं वो बन रही हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी साहब इस यूटी को, इस JNK को वो एक दिल में बसा के रखा हुआ उन्होंने कि इस यूटी को मैंने हीरा बना के रखना है, ये देश का एक हीरा है और मैंने हीरा बना के ही लोगों को दर्शा के बताना है कि वाकई जो JNK है, यूटी है, ये हीरा है और उनके ये मन में है। और तकरीबन जितने मंत्री उनके हैं सभी का फोकस जो है वो इस यूटी के ऊपर है। हिंदुस्तान में बहुत सारी स्टेटें हैं, बहुत सारी जगह हैं, मगर कोई स्टेट ऐसी होती है कि जो प्रिय होती है प्रधानमंत्री के, वो जो यूटी है। और इसमें बहुत सारे रोज़गार आएंगे, नए नए प्रोग्राम आएंगे, नई नई नौकरियाँ आएंगी, नए नए काम आएंगे। बहुत सारे अभी जो 28,500 करोड़ का पैकेज जो दिया है, ये छोटा पैकेज नहीं है इंडस्ट्री के लिए, ये बहुत बड़ा पैकेज है। और इसी तरह के बहुत सारे पैकेज जो हैं वो आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज खास मुलाकात की पेशकश में हमारे साथ थे श्यामलाल लंगर जी, जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता हैं और वरिष्ठ नेता भी कहे जा सकते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पे उन्होंने काफ़ी बात की, खुलकर बात की, किस तरह से जो मसले हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। और ये भी उम्मीद लगाई है कि आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ नया करके आएगी, क्या कुछ नई पॉलिसीज़ आएगी जिससे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी। अब ये देखने की बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ नया निकल के आता है। पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर हम नहीं लौटेंगे किसी खास मुलाकात में किसी के नए मेहमान के साथ। नमस्कार।